देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। बिहार में शराबबंदी नाकामयाब है, यह आरोप तेजस्वी यादव ने लगाया और सीएम नीतीश कुमार को शराब माफिया तक कह डाला। कहा सीएम सच जानते हैं लेकिन शराबबंदी को अपनी इज्जत का सवाल बना रखा है। बिहार में ताजा मामला है जिसमें एक मंत्री के भाई की जमीन से शराब मिली लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। मुजफ्फरपुर के इस विद्यालय से पिछले साल 8 नवंबर को भारी मात्रा में शराब जब्त की गई थी। प्राथमिकी दर्ज हुई और स्कूल के संचालक को गिरफ्तार किया गया। लेकिन विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव का कहना है कि दरअसल इस स्कूल के संस्थापक भी अब बिहार सरकार में मंत्री राम स्वरूप राय हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनसे इस्तीफा लेने की बजाय उनका बचाव कर रहे हैं। असली माफिया बिहार का शराब माफिया अगर कोई है तो नीतीश कुमार की, और हम लोग चाहते हैं कि तुरंत जो है मंत्री राम सूरत राय जी को बर्खास्त किया जाए, वो आए, स्पष्टीकरण दे, सबूत पेश करें कि मामला क्या है, और इससे कोई अगर जुड़ा मामला है आप लोगों के पास तो आप लोग पूछ सकते हैं। वहीं मंत्री अपने पक्ष में सफाई देते हैं कि इस विद्यालय की जमीन उनके भाई के नाम से है लेकिन उनका कोई लेना देना नहीं। लेकिन सवाल यह है कि मंत्री का भाई अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ, या नीतीश कुमार ने अब तक इस जमीन को जब्त कर कोई थाना अपनी घोषणा के अनुसार क्यों नहीं खोला। किरानामा भी है और उस किरानामा के आधार पर बच्चा वहाँ कोचिंग कराता था और रात में दारू उतारने का काम किया, जिस कारण से हमारी सरकार के द्वारा जो दारू का अवैध कारोबार पकड़ा जाता पकड़ा भी गया और अरेस्टिंग भी हुई। उसमें जो टीचर थे, एक लड़की भी थी, एक लड़का भी था जो रात में वहाँ रहता भी था, पति पत्नी शायद है, मेरे को नहीं पता है। वो पकड़ाया भी है, केस भी हुआ है। सिर्फ इतना ही गुनाह है मेरे भाई का कि उसके नाम पर जमीन। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि फिरौती के लिए अपहरण के बाद अवैध शराब का धंधा बिहार में बिना किसी इन्वेस्टमेंट का सबसे फलता फूलता उद्योग है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए पूरे शराबबंदी की योजना अब गले की हड्डी बन चुकी है। वो जो भी दावा करते हैं लोग उसे इसलिए गंभीरता से नहीं लेते क्योंकि अगर अवैध शराब का धंधा पूरे गांव या गली गली तक फैला है तो उसका एक बड़ा जिम्मा, या आप कह सकते हैं कि पुलिस वालों की सबसे बड़ी संलिप्तता रही है, जिसके मुखिया खुद नीतीश कुमार पिछले 15 वर्षों से अधिक समय से हैं। पटना से कैमरामैन नागेंद्र तिवारी के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रयागराज में निषाद की बस्ती में पहुंचकर पंचायत क्या कर ली। यूपी में 13% निषाद वोट के लिए सियासी जंग छिड़ गई। प्रियंका के जाते ही इसमें समाजवादी पार्टी और बीजेपी कूद पड़ी। सबने प्रयागराज में मीटिंग कर दावा किया निषादों के सबसे बड़े हिमायती वही हैं। सबसे पहले यहां प्रियंका आई। वो निकली तो उनके साथ मल्लाहों का एक हुजूम निकल पड़ा। नदी किनारे वो गांव-गांव घूमी। यहां उन्होंने मल्लाहों के साथ पंचायत भी की। वो नदी में टूटी पड़ी उनकी नावों को देखने गईं, जिन्हें पुलिस ने मल्लाहों पे बालू तस्करी का आरोप लगा के तोड़ डाला था और उन पे लाठीचार्ज किया था। प्रियंका ने मांग की कि नदी पे मल्लाहों को अधिकार दिया जाए। अगर खनन माफिया यहाँ पे खनन कर सकती है तो जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, जिनका अधिकार है पट्टों पे, जिनका अधिकार है जमीन पे, जिनका अधिकार है इस नदी पे, वो क्यों नहीं कर सकते। अगले ही दिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रयागराज पहुंचे। उनके पिता मुलायम सिंह ने निषादों के लिए बहुत काम किया था। निषाद बिरादरी की फूलन देवी को उन्होंने चुनाव लड़ा के एमपी बनवाया था। अखिलेश ने पुलिस कार्रवाई की निंदा की और निषादों के साथ खड़े होने का ऐलान किया। ये सरकार बीजेपी ने उनकी नाव नहीं तोड़ी थी, उनके पेट पे रोजी रोटी पर को खत्म करने का काम किया था। और मुझे खुशी है इस बात की कि समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता सबसे पहले उनके बीच पहुंचे और जो कुछ मदद कर सकते थे की थी उन्होंने मदद। इसके बाद निषादों के बीच बीजेपी पहुंच गई। निषादों पे पुलिस लाठीचार्ज और उनकी नावें तोड़ने से वे सरकार से बेहद खफा थे। लिहाजा बीजेपी ने यहां अपनी मीटिंग को निषाद समस्या समाधान समारोह नाम दिया। पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का वादा किया। योगी जी ने जो मुझे कहा उसके आधार पर यहाँ पर एक मजिस्ट्रेट की इंक्वायरी हो रही होगी। 10 दिन में उसकी रिपोर्ट आएगी। उस इंक्वायरी के आधार पर जो भी अधिकारी, बड़ा हो छोटा हो, जो भी दोषी होगा उसको दंडित किया जाएगा। और साथ ही साथ उसके बीच में
जो भी पुलिस के या कोई भी अधिकारी का नाम आ रहा है उनको लाइन हाजिर किया। फिर कांग्रेस ने प्रयागराज से बलिया तक नदी अधिकार यात्रा शुरू कर दी, जो अभी चल रही है। इसका नारा है निषादों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में। लेकिन इस यात्रा पे हमला हो गया। निषाद पार्टी के लोगों से झड़प हुई। कांग्रेस ने इसे बीजेपी की साजिश करार दिया। प्रियंका गांधी हमारी प्रभारी महासचिव ने इस संघर्ष की शपथ खाई है कि हम पुत्र को जब तक माता की सेवा का एक छत्र अधिकार नहीं दिला देंगे, ये कांग्रेस का तिरंगा लेकर हर कार्यकर्ता लड़ता रहेगा, संघर्ष करता रहेगा। यूपी के अगले विधानसभा चुनाव में पिछड़े वोटों के लिए बड़ी लड़ाई होनी है। उसमें गंगा जमुना के किनारे बसे निषादों का बड़ा रोल होगा। यूपी में गंगा 27 जिलों से होकर गुजरती है। यहाँ 1140 किलोमीटर बहती है। इनकी 152 विधानसभा और 19 लोकसभा सीटों पे काफी निषाद वोट है। मुलायम ने निषाद फूलन देवी को एमपी बनाया था। निषादों की सियासत में उन्हें इसका बड़ा फायदा मिला। 2014 से काफी निषाद बीजेपी की तरफ चले गए। अब इन्हें अपनी तरफ खींचने की लड़ाई है। त्रेता में निषाद राज ने भगवान राम की नाव पार लगाई थी। कलयुग में सियासी सवारियां बहुत हैं। देखना है कि किसकी नाव पार लगाते हैं। प्रयागराज में नितिन के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। कोरोना के मामले बढ़ने से नागपुर शहर में 15 से 21 मार्च तक पूरी तरह लॉकडाउन रहेगा। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री ने आपको बता दें कहा कि जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने चेतावनी दी है कि हालात नहीं सुधरे तो महाराष्ट्र में नागपुर के बाद दूसरे शहरों में भी लॉकडाउन हो सकता है। इट्स अ वेरी सीरियस मैटर। पिछले 24 घंटों में 13,000 से ज्यादा मामले, देश में सबसे ज्यादा। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चेतावनी देनी ही पड़ी। हमें महाराष्ट्र की बहुत चिंता है। कई जगहों में, खासतौर से नागपुर में लॉकडाउन लागू हो गया है। ये बहुत ही गंभीर बात है। पिछले 24 घंटों में तकरीबन 1800 केस सामने आने के बाद नागपुर में 15 मार्च से लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। मैं पिछले वक्त कहा था कि लोगों ने खुद का स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए खुद पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और मुझ पर ऐसी कोई आपत्ति ना लाई जाए कि मैं शहर में लॉकडाउन कर सकूं। लेकिन कल की स्थिति न देखने के बाद आज मुझे यह कठोर निर्णय लेना पड़ रहा है। महाराष्ट्र में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। मुंबई में 1500 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। पिछले 5 महीनों में पहली बार एक दिन में सबसे ज्यादा मामले बढ़े हैं। लेकिन बीएमसी फिलहाल लॉकडाउन से मना कर रही है। लेकिन रात के कर्फ्यू जैसी सख्ती बरती जा सकती है। पिछले 7 दिनों में राज्य में 70,000 से ज्यादा केस आए हैं, औसतन 10,000 रोज। पुणे में 14 मार्च तक रात का कर्फ्यू है। वहां 1500 से लेकर 1800 तक केस आ रहे हैं। कंटेनमेंट जोन्स में लॉकडाउन के बावजूद थाने में तकरीबन 300 मामले रोज आ रहे हैं। अहमदनगर में रात का कर्फ्यू है, लेकिन वहां भी रोज 250 के आसपास केस आ रहे हैं। औरंगाबाद और जलगांव में रोज 500 मामले आ रहे हैं और नासिक में रोज 1000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। राज्य सरकार लोगों से एहतियात बरतने के लिए कह रही है, लेकिन चेतावनियों के बाद भी लोगों की तरफ और कुछ स्वास्थ्य विभाग की भी तरफ से लापरवाही बरती जा रही है और एक और लॉकडाउन की कगार पर ला दिया है। नागपुर से विनय शुक्ला के साथ मुंबई से कैमरा पर्सन संजय मंडल के साथ पूर्वा चिटनिस, एनडीटीवी इंडिया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक लड़के को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी लड़का अपनी बहन के बॉयफ्रेंड की हत्या कर उसका सिर काटकर थाने लेकर पहुंचा। पुलिस ने जब घटनास्थल पर जाकर जायजा लिया तभी खबर आई कि आरोपी की बहन ने अपने बॉयफ्रेंड की हत्या की खबर सुनकर फांसी लगा ली। आरोपी लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद पुलिस उसकी निशानदेही पे यहाँ आई। लखनऊ में साइबर सेल की टीम ने नौकरी दिलाने के नाम पर ऑनलाइन धोखाधड़ी कर लाखों रुपए की ठगी करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 5000 से ज्यादा फर्जी सिम और 33 मोबाइल जब्त किए गए। शहर के आलमबाग से गोपाल मौर्य और भरत शर्मा को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वो करीब 6 महीने से इस तरह ठगी का काम कर रहे थे। पूछताछ में उन्होंने बताया कि गांव में जाकर
कैनोपी लगाकर कंपनियों के सिम एक्टिवेट कर सस्ते दाम में बेचते थे। जो ग्राहक सिम लेने आते थे उनकी आईडी पर 2 से 5 सिम एक्टिवेट करते थे, एक ग्राहक को देते और बाकी अपने पास रख लेते थे। पूछताछ में सामने आया कि इस तरह ये लोग अब तक करीब 5 लाख रुपए की ठगी कर चुके थे। पुणे सिटी पुलिस ने तंजानिया और युगांडा के 6 विदेशी नागरिकों के ड्रग्स के साथ उन्हें गिरफ्तार किया। इनके पास से 67 लाख रुपए की ड्रग्स बरामद हुई। सूचना मिलने पर की गई कार्रवाई में पुणे की अपराध शाखा ने उडरी इलाके में एक घर में छापा मारा, जहां ड्रग्स तस्करी में शामिल 6 संदिग्धों को पकड़ा गया। घर की तलाशी में पुलिस ने इनके कब्जे से मेफेड्रेन और कोकीन ड्रग्स बरामद की। यूपी के संभल के बहजोई के सदात वाड़ित पातालेश्वर प्राचीन शिव मंदिर परिसर में अचानक से आग लगी। बाद में आग पर काबू पा लिया गया। शिव भक्तों ने महाशिवरात्रि पर जो प्रसाद और सामान चढ़ाया था वो जल गया। किसी तरह की मानव क्षति नहीं हुई। शाम के वक्त भीड़ भी कम थी, लिहाजा भगदड़ जैसी घटना नहीं हुई। गुरुवार को इंदौर में एक आवासीय कॉलोनी में तेंदुए के घुस आने से दहशत फैल गई। इस दौरान तेंदुए के हमले में 4 लोग घायल हो गए, जिसमें एक ही परिवार के 3 सदस्य शामिल हैं। खबरों के मुताबिक रेस्क्यू टीम में शामिल एक वन कर्मी भी तेंदुए हमले में घायल हो गया। आखिर में कई घंटों की मशक्कत के बाद उससे काबू में पाया गया। हरिद्वार कुंभ में आज महाशिवरात्रि के मौके पर शाही स्नान हुआ। अलग अलग अखाड़ों के साधु संतों ने बारी बारी पवित्र गंगा नदी में आस्था की डुबकी लगाई। श्रद्धालुओं की भीड़ भी लाखों की तादाद में उमड़ी। हालांकि संख्या जरूर बढ़ी है, लेकिन मेले जैसा माहौल नहीं है। शरद शर्मा की पूरी रिपोर्ट। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर यह नजारा है शाही स्नान का। शाही स्नान यानी साधु संतों के अखाड़ों का स्नान। महाशिवरात्रि के मौके पर हरिद्वार कुंभ में ये पहला शाही स्नान था। केवल साधु संतों के अखाड़ों ने ही नहीं, बल्कि आम लोगों ने भी आस्था की डुबकी लगाई। आम श्रद्धालु सुबह सूर्य उदय से पहले ही भारी संख्या में स्नान के लिए उमड़ पड़े। कुछ लोगों ने शिकायत की है कि 2019 के प्रयागराज के अर्ध कुंभ के इंतजाम बेहतर थे, जबकि हरिद्वार में पूर्ण कुंभ होने के बाद भी इंतजाम नाकाफी हैं। अच्छा लगा, कुल मिला के व्यवस्था तो ठीक है। हाँ। बहुत ज्यादा अच्छी व्यवस्था तो नहीं है। उज्जैन के अंदर बहुत अच्छी व्यवस्था थी। अच्छा, या इतनी व्यवस्था तो नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है। अच्छा, प्रयागराज में अच्छी व्यवस्था थी। प्रयागराज में बहुत शानदार व्यवस्था थी। अच्छा, यहाँ वैसी नहीं है। वहाँ वैसी नहीं है, व्यवस्था बराबर नहीं है। प्रयागराज के इंतजाम इससे बहुत बेहतर थे। अच्छा, व्यवस्थाएं और रहने का, खाने पीने का और जो स्पेस दिया गया था वो बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया गया था। इससे पहले हम प्रयागराज में गए थे। अच्छा, हाँ, वहाँ पे योगी जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था की गई थी। अच्छा, और यहाँ कैसी है? यहाँ उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है। हाँ। और वहाँ पे तो जैसे हेलीकॉप्टर से फूल भी बरसा रहे थे। हाँ। और साफ सफाई का मतलब जैसे चलो हेलीकॉप्टर से फूल पुष्प वर्षा एक अलग चीज है, वो तो आगे यहाँ बता रहे हैं, यहाँ पे भी हो जाएगी, लेकिन बाकी इंतजाम बताइए। साफ सफाई वहाँ बहुत अच्छी थी, इतनी साफ सफाई यहाँ पे नहीं है। हालांकि प्रयागराज कुंभ की तर्ज पर हरिद्वार में भी हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की गई। सबसे अच्छी बात ये रही कि गंगा नदी में पानी अब बिल्कुल साफ आ रहा है। पिछले दिनों जोशीमठ में हुए हादसे के बाद हरिद्वार में गंगा नदी में पानी बरसात से भी ज्यादा मटमैला आने से श्रद्धालु निराश हुए थे। हरिद्वार कुंभ में स्नान दर स्नान श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन कुंभ मेले जैसा माहौल फिर भी नहीं बन पा रहा है। इसका कारण कोरोना तो है ही, साथ में बात यह भी है कि उत्तराखंड सरकार का सारा फोकस केवल स्नान कराने पर है, चाहे वो आम श्रद्धालुओं का स्नान हो या फिर अखाड़ों का स्नान हो। सरकार की प्रायोरिटी में या सरकार का फोकस मेला लगाने पर बिल्कुल नहीं है और माहौल मेले से ही बनता है। हर की पौड़ी हरिद्वार से अपने सहयोगी कैमरा पर्सन मनोज ठाकुर के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।